वेलकम टू द स्टूडेंट्स। मैं रेखा देवी, महाराजा सूरजमल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन रिसर्च, रंगपुर मुलानिया से। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 10th के सब्जेक्ट सोशल साइंस के बारे में, जिसमें हम लोगों ने इसके सब सब्जेक्ट की बात की थी, रोड सेफ्टी एजुकेशन के बारे में। आज हम बात करेंगे ज्योग्राफी के फर्स्ट चैप्टर यानी कि रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट की। अब रिसोर्सेज किसको कहते हैं? रिसोर्सेज हम कहते हैं ऐसी चीज़ों को जो हमारी ज़रूरतों को पूरा करती हैं। जिन चीज़ों से हमारी ज़रूरतें, हमारे बेनिफिट्स पूरे होते हैं, उन्हें हम रिसोर्सेज कहते हैं। जैसे कि पानी है, पानी से हम लोगों की प्यास बुझती है, हवा से हम लोग सांस लेते हैं, और सनलाइट से पेड़ पौधे अपना खाना जो है वो तैयार करते हैं। तो इस तरीके से बड़ी सारी जो पर्यावरण में चीज़ें, बड़ी सारी क्या, पर्यावरण में हर एक चीज़ जो पाई जाती है वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एज अ रिसोर्स का काम करती है। तो इन रिसोर्सेज के बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे, और इन रिसोर्सेज की कितनी डेवलपमेंट हुई है उसके बारे में हम लोग इस चैप्टर में बात करेंगे। तो इस चैप्टर का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, नेम 3 states having black soil and the crop which is mainly grown in it। कहते 3 राज्यों के नाम बताएं जहां काली मिट्टी पाई जाती है, इस पर मुख्य रूप से कौन सी फसल उगाई जाती है। ऐसे राज्य बताने हैं जहां पे काली मिट्टी पाई जाती है और उनके ऊपर काली मिट्टी में कौन सी फसलें उगाई जाती हैं। तो कहती महाराष्ट्र एंड गुजरात एंड मध्य प्रदेश आर स्टेट्स हैविंग ब्लैक सॉइल। कहते हैं महाराष्ट्र में, गुजरात में और मध्य प्रदेश में ब्लैक सॉइल पाई जाती है। अदर क्रॉप्स विच कैन बी ग्रोन इन ब्लैक सॉइल आर राइस, शुगर केन, व्हीट, ज्वार, लाइनसीड्स एटेक्स्ट्रा। कहते इस मिट्टी में जो फसलें उगाई जाती हैं वो हैं राइस, शुगर केन, राइस मीन्स चावल, गन्ना, गेहूं, ज्वार और लाइनसीड्स। ये जो चीजें हैं ये काली मिट्टी में उगाई जाती हैं। नेक्स्ट है, व्हाट टाइप ऑफ सॉइल इज फाउंड इन द रिवर डेल्टास ऑफ ईस्टर्न कोस्ट। गिव 3 मेन फीचर्स ऑफ दिस टाइप ऑफ सॉइल। कहते पूर्वी तट के नदी डेल्टाओं पर किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। इस प्रकार की मिट्टी की 3 मुख्य विशेषताएं क्या हैं ये बतानी है। कहते पूर्वीय तटीय डेल्टास की जो नदियां हैं उन पे कौन सी मिट्टी पाई जाती है, उनकी विशेषताएं क्या हैं। आंसर है, अलुवियल सॉइल इज फाउंड इन द रिवर डेल्टास ऑफ ईस्टर्न कोस्ट। कहते पूर्वी तट के नदी डेल्टाओं पर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। जल ओढ़ में जो जल के साथ बहकर आती है, अलुवियल सॉइल हम कहते हैं जलोढ़ मिट्टी को, जो कि जल के साथ बहकर आती है मिट्टी, वो पाई जाती है। 3 फीचर्स ऑफ अलुवियल सॉइल आर। कहते हैं इस मिट्टी की 3 विशेषताएं हैं। अलुवियल सॉइल आर वेरी फर्टाइल। कहते हैं ये जो जलोढ़ मिट्टी है ये बड़ी उपजाऊ होती है। इट कंटेन वेरिड अमाउंट ऑफ सैंड, सिल्ट एंड क्ले। कहते इसमें रेत, सिल्ट और क्ले 3 चीजें पाई जाती हैं भारी मात्रा में, जो कि किसी भी फसल के उगाने के लिए बड़ी अच्छी हैं। The region of alluvial soil are intensively cultivated and densely populated। कहते जलोढ़ मिट्टी वाले जो इलाके होते हैं वो बड़े ही घनी आबादी वाले, और वहाँ पर फसल जो है वो भी बड़ी अच्छी होती है। कहने का मतलब कि ये इलाके बड़े उपजाऊ होते हैं। नेक्स्ट आ गया, What steps can be taken to control soil erosion in the hilly areas। कहते पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन की रोकथाम के लिए क्या कदम उठाने चाहिए। हिली एरियाज होता है पहाड़ी इलाके, सॉइल इरोजन होता है मृदा अपरदन। मृदा अपरदन मीन्स कि मिट्टी का एक जगह से दूसरी जगह जाना, चाहे वो हवा से जाए, चाहे वो पानी के बहाव से चली जाए,
तो किस तरीके से ये पहाड़ी इलाकों में ये जो मृदा अपरदन होता है इसको रोका जा सकता है, वो स्टेप्स हम लोगों ने बताने हैं। कहते इन हिली एरियाज soil erosion can be controlled by plugging across contour lines, making use of terrace farming techniques, and soil erosion by wind and strips of grasses to check soil erosion by wind and water। कहते पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन की रोकथाम के लिए सबसे जो बड़ा काम है वो है जुताई, फसलों के बीच घास की पट्टियां उगाकर, फसलों के बीच में क्या उगाना है, घास की पट्टियां उगानी है, उगाकर पट्टी कृषि पर पवनों द्वारा जनित बल को कमजोर करना तथा पेड़ों को कतारों में लगाकर यूज ऑफ टेरेस फार्मिंग यानी कि क्या करना है, वहां पर पट्टीदार फार्मिंग करनी है और वहां पर रक्षक मेखलाकार बनाना चाहिए। कहने का मतलब सॉइल इरोजन को बचाने के लिए वहां की जो प्लगिंग है वो काउंटर लाइंस में होनी चाहिए, यानी कि पट्टियां बनाकर उसकी होनी चाहिए, और उसके बाद वहां पे जो पेड़ पौधे हैं वो भी एज अ टेरिस फार्मिंग, जैसे कि हम सीढ़ीदार खेत वगैरह बनाते हैं वो बनाकर वहां पे कृषि करनी चाहिए। तो इस तरीके से हम इस मृदा अपरदन को पहाड़ी इलाकों में रोक सकते हैं। नेक्स्ट आ गया, व्हाट आर द बायोटिक एंड एबायोटिक रिसोर्सेज, गिव सम एग्जांपल। बायोटिक रिसोर्सेज क्या होते हैं और एबायोटिक रिसोर्सेज क्या होते हैं, उनकी एग्जांपल्स बतानी है। बायोटिक यानी कि जैव और एबायोटिक यानी कि अजैविक। जैव यानी कि जो चीज़ें हमें जिंदा चीज़ों से प्राप्त होती हैं। कहते हैं जिन संसाधनों की प्राप्ति हमें जीव मंडल से होती है, जिंदा चीज़ों से होती है, उसे बायोटिक कहते हैं। कहते हैं द रिसोर्सेज विच आर obtained फ्रॉम द बायोस्फीयर, फ्रॉम फॉरेस्ट एंड द मटेरियल ड्राइव फ्रॉम देम एंड हैव लाइफ आर कॉल्ड बायोटिक रिसोर्सेज। कहते ऐसे संसाधन, ऐसी चीज़ें जो हमें वायुमंडल से प्राप्त होती हैं, जंगलों से जैसे, या फिर ऐसे मटेरियल से जिनके अंदर जान होती है, उसे कहते हैं बायोटिक रिसोर्सेज। फॉर एग्जांपल जैसे एनिमल्स एंड प्लांट्स, जैसे जानवरों से हमें बड़ी सारी चीज़ें प्राप्त होती हैं, उनकी स्किन प्राप्त होती है, उनके दांत प्राप्त होते हैं, उनकी कहने का मतलब कि हर एक चीज़ जो है उससे कुछ ना कुछ तैयार किया जाता है। अब प्लांट्स जो हैं ये भी एक लिविंग थिंग हैं, तो ये भी हमारे काम आते हैं। अब आ गया एबायोटिक रिसोर्सेज, द रिसोर्सेज विच आर कंपोज्ड ऑन नॉन लिविंग थिंग्स आर कॉल्ड एबायोटिक रिसोर्सेज। कहते ऐसी वस्तुएं या ऐसे संसाधन जो हमें अजैविक चीज़ों से, जैविक यानी कि जिनके अंदर जान नहीं होती, उनसे प्राप्त होते हैं, उसे बोलते हैं एबायोटिक रिसोर्सेज। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे रॉक्स, वाटर, मिनरल, मेटल्स, विंड, सोलर एनर्जी, ये सारी चीज़ें जो हैं ये कहीं ना कहीं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हमारे लिए काम आती हैं, बट इनके अंदर जान नहीं होती, तो इन्हें हम एबायोटिक रिसोर्सेज कह सकते हैं। नेक्स्ट है आप लोगों का क्वेश्चन, हाउ हैज टेक्निकल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट हैव लीड टू मोर कंजप्शन ऑफ रिसोर्सेज। कहते टेक्निकल हो गया तकनीकी तौर पर या प्रौद्योगिक तौर पर, और आर्थिक विकास, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो गया आर्थिक विकास के कारण संसाधनों का अधिक उपभोग कैसे हुआ है। कहने का मतलब कि हम लोग तकनीक के लिए या फिर पैसे के लिए रिसोर्सों का अधिक से अधिक इस्तेमाल करते हैं, कैसे ये बताइए। Development have lead the following technical and economical development have lead to more consumption of resources. First point, technological development has lead to industrialization which has increased the use of natural resources. अब प्रौद्योगिक उन्नति के कारण हम क्या करते हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन में इन चीज़ों का बड़ी भारी मात्रा में इस्तेमाल करते हैं। प्रकृति से जो चीज़ें हमें मिलती हैं वो इंडस्ट्रीज में बड़ी तेजी से इस्तेमाल जो है वो होती है। नेक्स्ट है टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हैज कन्वर्टेड द सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर टू द कमर्शियल एग्रीकल्चर एंड दिस हैज लीड टू द ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। कहते तकनीकी डेवलपमेंट के कारण जो
एग्रीकल्चर, जो कृषि लोग पहले अपने घर के लिए, सबिस्टेंस होता है जो अपनी ज़रूरत के लिए इस्तेमाल मतलब करते थे कृषि, अब वो लोग एज अ कमर्शियल तौर पे यानी कि व्यापारिक तौर पे वो कृषि करते हैं, जिससे कि हमारी सॉइल जो है उसका ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट आ गया, डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजिकल कंट्रीब्यूटेड टू इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ क्वालिटी गुड्स एंड प्रोविजन ऑफ बेटर सर्विसेज टू द पीपल। कहते टेक्नोलॉजी की डेवलपमेंट के कारण हमारी जो प्रोडक्शन है चीज़ों की, एक तो वो बढ़ गई, ऊपर से उसकी क्वालिटी भी जो थी वो बड़ी बेटर हो गई है। इससे लोगों को जो सर्विसेज हैं वो अच्छी प्रोवाइड की जा रही हैं। तो कहने का मतलब इन सारी चीज़ों को इस्तेमाल करके नई से नई चीज़ें बनाई जा रही हैं जो कि आम इंसान के लिए बड़ी फायदेमंद साबित होती हैं। नेक्स्ट है, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हैज़ आल्सो इम्प्रूव द प्रोसेस ऑफ माइनिंग। कहते अब टेक्निकल डेवलपमेंट के कारण जो माइनिंग का काम था वो बड़ा इम्प्रूव हो गया, उसमें बड़ा सुधार आ गया। माइनिंग हो गया जैसे कि खदानों की या फिर बड़ी बड़ी खानों की खुदाई करना, तो कहते उनमें भी डेवलपमेंट हुई है। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हैज़ लीड टू इंक्रीज अर्बनाइजेशन एंड मॉडर्नाइजेशन विच डिमांड्स मोर रिसोर्सेज। कहते आर्थिक उन्नति के कारण एक तो नगर का विकास बड़ा ज्यादा हुआ है और लोग आधुनिक बड़े हुए हैं, इससे रिसोर्सेज की डिमांड बढ़ गई। तो कहने का मतलब कि टेक्निक आने की वजह से या फिर इकोनॉमिक डेवलपमेंट होने की वजह से जो संसाधन पहले कम इस्तेमाल होते थे आज वो कई गुना ज्यादा इस्तेमाल होते हैं। तो ये सारी चीजें जो हैं ये कंजप्शन का कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन land use pattern in India and why has the land under forest not increased much since 1961। कहते भारत में भूमि उपयोग का जो प्रारूप है उसका वर्णन करें, यानी कि भूमि ये जो हमारी जमीन है इसका पैटर्न बताना कि कौन सी जमीन कहाँ कहाँ कितनी इस्तेमाल होती है, फॉरेस्ट के अंदर कितनी आती है, क्या कहते हैं उसको, कृषि करने के लिए कितनी इस्तेमाल होती है, कितनी के ऊपर पहाड़ हैं, कितने के ऊपर किस तरीके से, ये सारा पैटर्न बताना है। और उसके साथ ही साथ बताना है कि 1960 से लेकर 1961 से वन के अंतर्गत क्षेत्र में महत्वपूर्ण वृद्धि नहीं हुई है। इसका क्या कारण है कि ये जो हमारी फॉरेस्ट थे इसमें कोई इंप्रूवमेंट नहीं हुई है 1916 से लेकर 1961 के बीच में। तो क्या रीजन है इसमें इंप्रूवमेंट ना होने के? कहते द फॉरेस्ट कवर ऑफ द कंट्री इज लेस देन द प्रिस्क्राइब 33% ऑफ द टोटल कंट्री लैंड। कहते फॉरेस्ट कवर ऑफ द कंट्री इज लेस देन, जितना फॉरेस्ट हमारी जो जमीन थी भारत की वो फॉरेस्ट के अंडर आती थी, लेकिन उसका जो टोटल एरिया है वो था 33%। फॉरेस्ट ऑक्यूपाई अबाउट 23.3% ऑफ द टोटल लैंड सरफेस इन इंडिया। कहते हैं अगर हम देखें तो 33%, लेकिन अगर जिसके ऊपर फॉरेस्ट है वो है 23.3%। द लैंड अंडर परमानेंट पेस्चर हैज आल्सो डिक्रीज। कहते ऐसी जमीन जिसके ऊपर परमानेंट चारागाह बने हुए थे वो भी डिक्रीज हो गए, कम हो गए। द टोटल नेट सोन एरिया ऑफ द लैंड एरिया ऑफ इंडिया इज 45.5% ऑफ द टोटल लैंड इन द कंट्री। कहते जो द टोटल नेट सोन एरिया होता है जो शुद्ध बोया गया क्षेत्र हो। कहते ऐसा जो क्षेत्र है भारत का वो है 45.5% हमारी पूरी देश की जमीन का। द नेट सोन एरिया डिफर फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। कहते हर स्टेट से दूसरे स्टेट का ये जो शुद्ध बोया गया क्षेत्र है ये बिल्कुल अलग है। कहने का मतलब जैसे कि जम्मू कश्मीर में मान लो 22% है तो पंजाब में हो सकता है 2% होगा, या फिर यूपी में 1% होगा। इस तरीके से हर स्टेट में ये अलग अलग है। वाइल इन पंजाब एंड हरियाणा द नेट सोन एरिया इज मोर देन 80% ऑफ द टोटल लैंड इन द स्टेट। इट इज लेस देन 16% इन अरुणाचल प्रदेश। कहते पंजाब और हरियाणा में जो शुद्ध बोया गया क्षेत्र है वो है 80%, टोटल लैंड का 80% है। इट इज लेस देन, और ये अरुणाचल प्रदेश से 16% कम है। मिजोरम, मणिपुर एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड।
3.3% of the total land is used for grazing while the remaining land are fallow and wasteland. कहते 3.3% जो एरिया है जमीन का वो ग्रेजिंग के लिए, चरागाह के लिए इस्तेमाल होता है, उसके बाद जो बच जाता है उसको फॉलो और वेस्ट लैंड के लिए छोड़ दिया जाता है. द लैंड अंडर फॉरेस्ट हैज नॉट इंक्रीज मच बिकॉज ऑफ द एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चर लैंड, construction of large dam and the building of highways and construction of building in areas adjacent to forest land. कहते ये जो फॉरेस्ट वन जो थे इनके अंडर जो लैंड आती थी वो बड़ी इंप्रूव नहीं हुई, बड़ी इंक्रीज नहीं हुई. क्यों नहीं हुई? क्योंकि जो लैंड फॉरेस्ट के अंडर आनी थी वहां पर लोगों ने कृषि कर ली, वहां पर लोगों ने बड़े बड़े डैम बना लिए, वहां पर हाईवेज बन गए, वहां पर बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन गई. तो ये जो सारी जमीन वन के आसपास आती थी ये और कामों के लिए इस्तेमाल हो गई, जिसके चलते हुए ये जो वन थे इनमें किसी तरीके की इंप्रूवमेंट नहीं हुई और ना ही इनका एरिया जो था वो 1960 से 1961 के बीच में इंप्रूव हुआ. ये रीजन रहे जिसकी वजह से ये एरिया इंक्रीज नहीं हुआ. तो इस तरीके से आप लोगों का ये जो चैप्टर था ये खत्म होता है आज. धन्यवाद.